नमस्कार। 11वें योग दिवस पर आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माइंडफुल वेलनेस में, जो मोहन योगा स्कूल द्वारा संचालित है। 2025 के योग दिवस का स्लोगन है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर नीरज जैन जी, जो हु इज़ अ सीनियर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बेस्ड इन दिल्ली, और साथ ही मेरे हैं योगा गुरु डॉक्टर मोहन कार्की जी, जो द योगा गुरु इंस्टीट्यूट के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं, जो कि पिछले 20 साल से इसी क्षेत्र में हमारी सेहत के लिए काम कर रहे हैं। कि योग में आहार के लिए क्या बताया गया है? योग साधना सामान्य जन जब देखते हैं तो एक्सरसाइज के रूप में ही देखते हैं, लेकिन योग में आहार के ऊपर, आचार विचार व्यवहार वाणी के ऊपर बहुत डिटेल डेलिब्रेशन मिलते हैं। भगवद गीता में आहार के संदर्भ में चर्चा करते हुए सात्विक, तामसिक और राजसिक 3 प्रकार के आहार के बारे में चर्चा है। और सात्विक आहार योगी के लिए उपयोगी और हितकारी बताया गया, जिस आहार को हम नेचुरल फॉर्म में भी ग्रहण कर सकते हैं, जिसको पचाने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेस का रिक्वायरमेंट ना होता हो, जो सहजता से पचता हो, और जो बचे हुए जो भी पचने के बाद रस बनने के बाद रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ये एक तरह से सप्त धातुओं का श्रृंखला चलता है। और उस प्रोसेस के बाद जो बचा हुआ वेस्टेज है वो शरीर से सहजता से बाहर निकल सके, इस तरह के आहार को लेने के लिए योगी के लिए उपयोगी या हितकारी बताया गया या रिकमेंड किया गया। दूसरी ओर हठ योग साधना के ग्रंथों में भी आहार के ऊपर चर्चा है। मिताहार शब्द प्रयोग किया गया। हठ योग प्रदीपिका के अंदर एक श्लोक है, स्निग्ध मधुराहारस चतुर्थम स विवर्जिता उज्जते शिव संप्रीत्ते मिताहार स उच्यते। तो आहार ऐसा हो जो प्राकृतिक रूप से एक तरह से फ्रेश हो, नेचुरल हो, साफ सुथरा हो और नेचुरल स्वाद ग्रहण करने योग्य हो। ऐसा भोजन भी हमारे जो पेट का कैपेसिटी है उसका कम से कम 1/4 खाली रखते हुए ग्रहण करें। ऐसे अन्य शास्त्रों में तो आधा पेट ही खाने के लिए भी बताया गया, योग के घृण संहिता जैसे शास्त्रों में, अर्थात पेट भर करके नहीं खाना है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ भोजन पहले दूसरों को अर्पण करने के बाद, ईश्वर को अर्पण करने के बाद फिर भोजन करें, तो फिर पूर्ण रूप से मिताहार होगा, शरीर के लिए, मन के लिए, चित्त चेतना के लिए हितकारी होगा। इस तरह से आहार के बारे में योग के शास्त्रों में वर्णन मिलता है। बहुत अच्छे से आपने समझाया गुरुजी। डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि भोजन की तो हम इतनी बात कर रहे हैं, किंतु पानी का क्या? पानी भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हमारे शरीर का 70% हिस्सा शायद पानी से बना हुआ है। आप ज़्यादा अच्छे से इस बात को बता पाएंगे दर्शकों को, तो प्लीज़ बताइए कि व्हाई इज़ वाटर सो इम्पोर्टेंट? बिल्कुल, आजकल चर्चा जो होती है वो अधिकतर कई किस्म की डाइट्स के ऊपर होती है कि हम हाई प्रोटीन डाइट लें, हम कार्ब फ्री डाइट लें, हम फैट फ्री डाइट लें, तो सब तरह की डाइट्स हैं। और उसके बाद लेकिन चर्चा पानी की कभी नहीं होती है। और पानी, जैसे अभी आपने कहा कि विश्व में भी अधिकतर जल बना हुआ है और पृथ्वी जो है वो 25-30% ही है, और ऐसे शरीर में भी जल की मात्रा 70 से 75% होती है और बाकी हमारा सॉलिड शरीर है। तो उस पानी का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम किस मात्रा में उसको उपयोग में ला रहे हैं, नहीं तो हमारा शरीर सूखा रह जाए। अधिकांश बीमारियां आजकल हम देख रहे हैं पानी की कमी से होती हैं। मैं इसको अंडर हाइड्रेशन कहता हूँ। प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत कम लोग लेते हैं और कई बार सिर्फ थोड़ी बहुत प्यास लगी, पानी पी लिया और पानी भी नहीं पिया, चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, तो वो पानी का सब्स्टिट्यूट अच्छा नहीं है।
तो इसलिए पानी पानी ही होता है, और उससे अगर हम प्यास बुझाएं, उससे हम अपनी अपनी पूर्ति करें जल की, तो शरीर में संतुलन ज़्यादा अच्छा रहेगा। पानी की कमी से हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। खून गाढ़ा हो जाता है, रक्तचाप जो है बढ़ जाता है, खून का सर्कुलेशन कम हो जाता है, काफ़ी सारी बीमारियां, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स उसकी वजह से और बढ़ जाते हैं। इसलिए पानी की मात्रा का तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना पानी पिएं और कैसे पिएं। कैसे पीने में ये है कि पानी कहा जाता है कि सुबह के वक्त 2-3 गिलास आप जल्दी जल्दी बैठ के पी लीजिए पानी। पानी वैसे हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए, लेकिन सवेरे का पानी जल्दी पीना चाहिए, जिससे वो सारे सिस्टम को फ्लश कर दे। बाकी दिन में जो हमें पानी पीना है उसको धीरे धीरे पीना है। इसमें भी ध्यान रखना है कि पानी हम भोजन के पहले पी लें, जिससे कि हमारे अंदर सारे रस बन जाएं, हमारा सलाइवा भी पतला हो, खाने को चबाने में आसानी रहे, और पाचन क्रिया के लिए जो रस चाहिए वो भी पर्याप्त मात्रा में बन जाए। खाने के 40 मिनट के बाद फिर हम पानी पी सकते हैं। अगर हम पानी बीच में पी लेते हैं तो वो हमारे को बहुत नुकसान करता है, और ये योग में भी कहा गया है कि भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में पिया गया पानी विष का काम करता है। और उसका एक बहुत ही साइंटिफिक कारण है कि हमारे पेट में जो अम्ल होता है वो खाने को गलाता है, पचाने के लिए तैयार करता है, और जितने भी कीटाणु भोजन में आ जाते हैं उनको नष्ट कर देता है। तो प्राय देखा गया है कि जो लोग भोजन के साथ पानी पीते हैं उनको पेट की बीमारियां अधिक होती हैं। तो पानी बेशक से साफ हो, लेकिन फिर भी जो भोजन में कीटाणु आ जाते हैं, जब हम पानी पीते हैं तो वो अमल को ख़त्म करके उन बीमारियों को आगे बढ़ने का मौका दे देते हैं। इसलिए पानी भोजन से पहले या बाद में पिएं, वो धीरे धीरे पिएं, लेकिन सुबह का पानी जल्दी पिएं। तो पानी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको इग्नोर करने से बहुत नुकसान होता है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, किडनी की समस्याएं बढ़ जाती हैं, पथरी हो जाती है। तो वो पथरी का भी कारण ये है कि पानी जब कम पीते हैं तो पेशाब गाढ़ा होने से पेशाब की पथरियां बन जाती हैं। यूरिक एसिड की लोग बहुत चर्चा करते हैं, तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और खून अगर गाढ़ा होता है तो उसको पतला करने के लिए एस्पिरिन डिस्प्रिन की गोलियां ली जाती हैं, उसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो बेहतर यह है कि पानी पर्याप्त मात्रा में लेके खून को पतला रखें, जिससे कि उसका गाढ़ापन से हमको नुकसान ना हो। तो पानी सिर्फ भोजन में ही नहीं है, पानी के और भी सदुपयोग होते हैं शरीर के लिए। बाह्य रूप में पानी को हम भाप के रूप में, पानी के रूप में, बर्फ़ के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई सारी बीमारियों में पानी का ये भी बहुत बड़ा उपयोग होता है कि अगर हमें गर्मी सर्दी हो जाए, ज़ुकाम हो जाए, तो भाप लेके हम बलगम को निकालने में मदद कर सकते हैं। अगर कहीं चोट लग जाए तो ठंडी आइस पैक रख सकते हैं। कहीं सूजन हो, पुरानी सूजन है, तो उसको नमक के पानी से सेक करके उस सूजन को कम कर सकते हैं। तो पानी कई रूप में यूज़ हो सकता है। और बुखार में ख़ास तौर से हम देखते हैं कि शरीर में पानी होता नहीं है और फिर भी लोग बुखार उतारने की दवाइयाँ खा लेते हैं, उससे पसीना आके पानी और कम हो जाता है, और कुछ समय के बाद और गोलियां लेने से बुखार कभी नहीं उतरता। तो बेहतर ये होता है कि पानी पीने से, पानी की पट्टी रखने से बुखार को उतारा जाए, उससे कमज़ोरी भी नहीं आती और शरीर जल्दी अपना टेम्परेचर को नॉर्मल करने में उसको मदद मिल जाती है। तो पानी के रूप कई हैं, उसको बाहर से यूज़ कर सकते हैं, पीने के लिए तो खैर पानी होता ही है, और उसको हमें ठंडा पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। पानी हमेशा बॉडी टेम्परेचर पे हो या मटके का पानी हो। तो इसलिए अच्छा ये है कि पानी हम सही टेम्परेचर पे पिएं और बहुत ठंडा पानी ना पिएं और आराम से पिएं, तो वो पानी की मात्रा सही रख के ही काम होगा। इतनी सिंपल चीज़ है, पानी का क्या उपयोग, इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, लेकिन सिंपल होते हुए भी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, जो आपने बताया कि पूरा दिन की दिनचर्या में अलग अलग तरीके से किस तरह हम पानी का सदुपयोग कर सकते हैं। इससे पहले मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आजकल इतना हम सुनते हैं, क्या योग में इस तरह का कुछ बताया जाता है आहार को लेके? इंटरमिटेंट फास्टिंग के कंसेप्ट को अगर हम देखते हैं तो हमारे ट्रेडिशनल जो शास्त्रों में, मुख्य रूप से आयुर्वेद के शास्त्रों में एक श्लोक मिलेगा, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम व्याधि पीड़ा, चतुर्भुक्तम मृत्युर्भवेत्।
तो इसका मतलब ये है कि भोजन बहुत ज्यादा बार लेना उतना हितकारी नहीं है, क्योंकि जब हम ज्यादा बार भोजन लेते हैं तो उसको पचाने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो इंजन है वो कंटिन्यूस एक्टिव रहेगा, लगातार ओवरवर्क करना पड़ेगा, इसको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। रेस्ट के समय में नॉर्मली सेल्स लेवल पर हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस का काम चलता है। अब हम इंजन को कंटिन्यूस एक्टिव रख देंगे तो हीटिंग इफेक्ट आएगा, डिजेनरेशन इफेक्ट आएगा और जल्दी बीमार पड़ेगा। इसलिए अगर सदा आरोग्य रहना हो तो एक ही बार भोजन करें, अगर शक्ति की आवश्यकता हो तो 2 बार भोजन करें, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। अब आज के समय में जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वो कहते हैं कि 14-15 घंटे का फास्टिंग कर लें। तो लगभग इसका कंसेप्ट जो आयुर्वेद का जो श्लोक मैंने बताया इसके साथ कनेक्ट होता है। एक हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग वो आयुर्वेद से ही लिया हुआ समझ सकते हैं। और फास्टिंग का ऐसे भी बहुत अच्छा प्रभाव है। लंघनम परमौषधि, ये भी कहा जाता है कि फास्टिंग अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन का कार्य पूरी तरह से स्मूथ हो पाता है, कंप्लीट हो पाता है। कई बार डाइजेस्टिव प्रोसेस में काम करने वाले ऑर्गन्स, चाहे वो स्टमक का इनर वॉल हो या इंटेस्टाइन का इनर वॉल हो, पैंक्रियाज हो, लिवर हो, इन सब को एक तरह से काम पूरा करने के बाद रेस्ट करने का, रिकवर करने का, रिपेयर, मेंटेनेंस करने का समय मिल जाता है, इसीलिए अच्छा है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट बैड। हाँ, इसमें क्या है कि फास्टिंग ब्रेक करते समय अक्सर लाइट चीजों से ब्रेक करें, अर्थात आप 15 घंटे फास्टिंग करते हो या हम तो 24 घंटे भी रिकमेंड करते हैं। 24 घंटे का अगर फास्टिंग करते हैं तो एक कैंसर रिसर्च हुआ है, बहुत एक तरह से रिकॉग्नाइज है, नोबेल प्राइज भी इसी कैंसर रिसर्च के ऊपर, जहां फास्टिंग के इफेक्ट्स को पता लगाया गया तो इसमें मिला था। तो अगर हम कंप्लीट फास्टिंग करते हैं, 24 घंटे का मिनिमम फास्टिंग करते हैं, तो कैंसर के सेल्स का एक तरह से डिजेनरेशन करते हुए उसके मतलब हेल्थ को रिजुवेनेट करने में, कैंसर को ओवरकम करने में हेल्प मिलता है, ऐसा फाइंडिंग भी है। तो इस हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट बैड, लेकिन उसके साथ साथ हम जब ब्रेक करते हैं तो लाइट चीजों से करें। पानी का मात्रा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहे कि फास्टिंग के समय में जरूरत के हिसाब से पानी लेते रहें, सो दैट वो फ्लश आउट करने का प्रक्रिया और इफेक्टिव हो जाए। इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा कि अभी जो आपने कहा कि फास्ट के बाद जब उपवास को तोड़ते हैं तो उस टाइम हल्की चीज़ें लें। हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं, हमारे अस्पतालों में ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने 9 दिन का उपवास रखा, केवल लौंग का पानी पी के, जेएनयू में अक्सर होता है। तो उसके बाद जब एक तरह का फर्क बनता है घर में कि हमारे बच्चे ने इतना लंबा उपवास रखा, तो हम सबको दावत देंगे। तो उस दिन पक्का भोजन बनता है, पूरी कचौड़ी, बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं और दावत दी जाती है। और एक किस्सा मेरे पास आया था जिस बच्चे ने उपवास रखा था उसने वही दावती भोजन खा लिया और उसका नतीजा परिणाम इतना बुरा हुआ कि उसको पैंक्रेटाइटिस का बहुत बुरा अटैक हो गया और उसकी जान के लाले पड़ गए। बड़ी मुश्किल से वो 20-25 दिन में आईसीयू में रहने के बाद बचा। उसमें उसका 70% से अधिक पैनक्रियाज डैमेज हो चुका था। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम उपवास करते हैं तो हम ये ध्यान रखें कि अब हम फिर से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरलोड ना मिला रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर ना डालें और धीरे धीरे शुरू करें। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का ध्यान रखना। कितनी अच्छी जानकारी हमें मिली है। और डॉक्टर साहब, इसी बात पे मैं ये और पूछना चाह रही थी कि वाटर कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ईच डे इज रिक्वायर्ड फॉर ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि लोगों को आइडिया नहीं लगता। एक तो मुख्य रूप से ये देख सकते हैं अगर हमारा पेशाब का रंग हल्का पीला या थोड़ा सफेदी की तरफ है तो हम पर्याप्त पानी पी रहे हैं जी। दूसरा एक और भी तरीका है कि अगर हम अपना वजन देखें और हिसाब लगाएं कि उसका 70% कितना है तो वो पानी का अंश हो गया। तो अगर कोई 100 किलो का व्यक्ति है, उसके शरीर में 70 लीटर पानी होगा। इस पानी को हमें 15 दिन में रिप्लेस कर लेना चाहिए। मतलब महीने में 2 बार उस पानी को हम रिप्लेस कर लें। तो 15 दिन में अगर हमें 70 लीटर रिप्लेस करना है
तो करीब करीब 4 लीटर और 5 लीटर के बीच में ही बैठेगा हिसाब। तो उतना पानी उसको रोज पीना चाहिए और उसका बड़ा भाग सुबह उठते ही पीना है, जिससे कि सिस्टम फ्लश हो जाए। और बाकी सारा दिन खाने से पहले, बाद में, 40 मिनट के बाद और फिर बीच बीच में वो पानी का सेवन, और पानी केवल पानी के रूप में नहीं लिया जाए उसको, और आप छाछ है, लस्सी है, दूध है और सूप है जी, उसके अलावा सौंफ का पानी है, लौंग का पानी है, जीरे का पानी है, ये कई तरह के पानी आप बना के पी सकते हैं। तो पानी की मात्रा पूरी करने के लिए इस चीज़ों से सहयोग मिल जाता है। एक और कारण है कि लोगों को आजकल आरओ का पानी पीना पड़ता है जी, उसमें स्वाद नहीं आता, और जब स्वाद नहीं आता तो वो कहते हैं हमसे पानी पिया नहीं जाता। जी। तो हम उनको यही कहते हैं कि आप सौंफ का पानी बना लीजिए, लौंग का पानी बना लीजिए, अजवाइन का पानी बना लीजिए। इस तरह से आपको स्वाद भी मिल जाएगा और कई तरह से फायदे भी मिल जाएंगे। जिनको आजकल हर्बल टी भी कहा जाता है, हर्बल टी कह देते हैं या डिटॉक्सिफाइंग वाटर भी कह देते हैं, तो वो सब उसमें गुण आ जाते हैं। हाँ। डॉक्टर मोहन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि षट रस का आपने अभी जिक्र किया था, तो क्या हम जब बैलेंस डाइट बोलते हैं कि बैलेंस डाइट लें, तो उसमें इन षट रस का पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, या किस तरह से हमें उसको हम समझें? जब हम लोग फुल मील लेते हैं, फुल मील अर्थात मुख्य रूप से ब्रेकफास्ट में तो लाइट चीजें हम रिकमेंड करेंगे, लंच या डिनर में अगर फुल मील लेते हैं तो इसमें षट रस इंक्लूड हो, इस बात को सुनिश्चित करें, तो हेल्थ के हिसाब से ये बहुत उपयोगी होगा, हेल्पफुल होगा। और कई बार देखा जाता है छोटे बच्चे ज़्यादा मीठे चीज़ें ही पसंद करते हैं, कड़वी तो उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। और बड़े लोग जब डायबिटीज हो गया या प्रॉब्लम बढ़ गए तो मीठा पूरी तरह से अवॉइड करते हैं, इवन मीठे फल को भी वो जहर समझने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये सभी रसों को इंक्लूड हो जाए इस तरह से नेचुरल फॉर्म में, वो भी स्पेशली मीठा जो प्रोसेस करके बना हुआ मीठा नहीं रिकमेंड करेंगे। जो नेचुरल जो मीठा होता है ये भी हितकारी होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। जी बिल्कुल, वैल्यूएबल जानकारी आप दोनों ने आज हमारे साथ शेयर करी है। मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप लोग को एक टिप ऐसा दें जो कि हम अपने डेली रूटीन में जिसको हम शामिल कर सकें, ऐसा कोई हेल्थ टिप, वेलनेस टिप। डॉक्टर साहब आप दीजिए पहले। नहीं, मैं यही कहूँगा कि पानी को इग्नोर ना करें, उसको मद्देनजर ना करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे आपकी काफ़ी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और जो आरओ का वाटर है, काफ़ी सारे लोग उसी पे आजकल निर्भर हैं। ध्यान रखें कि उसका टीडीएस यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो उसके अंदर है बहुत कम ना हो, नहीं तो उसकी जो पानी की गुणवत्ता है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। गंगा का वाटर अगर हम उदाहरण लें तो उसका टीडीएस 300 के नज़दीक होता है, और लेकिन हमारे पास जो लोग आते हैं उनका घरों में जो पानी की सप्लाई आ रही है उसमें इतने ज़्यादा टीडीएस लेवल है, 1000-2000 है, उसको कम करते करते वो 40 पे ले आते हैं। इतना कम भी अच्छा नहीं है, उसको 100 के आसपास रखें, हो सके तो 150 तक रखें। अगर उसका स्वाद नहीं खराब हो रहा है तो आप पानी पीजिए, अच्छा पानी पीजिए। नेचुरल पानी मिलता है सबसे बढ़िया है, कुएँ का मिलता है और भी अच्छा है। लेकिन अगर कुएँ या नदी का पानी नहीं मिल रहा है तो जो भी पानी है आरओ के पानी को आप यूज़ करें, तो उसका टीडीएस थोड़ा हाई रखें और फिर उस पानी को मटके में डाल के उसकी गुणवत्ता थोड़ी सी और बढ़ा लें तो आपको लाभदायक होगा। तरफ से टिप्स यही है कि आप एवरीडे योग करें। ऐसे भी योग दिवस है आज, तो एवरीडे योग का अभ्यास चाहे आप सुबह कर लें या शाम को कर लें। कई बार लोग कहते हैं कि सुबह करने के लिए समय एडजस्ट नहीं बन पाता है, तो आप शाम को भी कर सकते हैं। बस खाना खाने के बाद कम से कम 3 घंटे का गैप मेंटेन करते हुए आप शाम को भी योग कर सकते हैं। अगर आप 1 घंटे का योग नहीं कर सकते हैं तो आधा घंटे का करें, आधा घंटे भी नहीं कर सकते हैं 20 मिनट का करें, लेकिन जरूर योग का अभ्यास कर लें। पूरे शरीर को क्रियाशील करने के और ध्यान को केंद्रित करें। पूरा शरीर अगर क्रियाशील होता है तो रक्त संचार अच्छी तरह से होगा, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन का सप्लाई शरीर के कण कण तक पहुंचेगा, और उसके साथ साथ सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य भी एफिशिएंटली होगा, जो आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। और जब
रोज योग का अभ्यास करते हैं तो आपका एक्सटर्नल सिस्टम के साथ साथ इंटरनल सिस्टम में भी बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा होगा, फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा, मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, इमोशनल हेल्थ अच्छा होगा, ओवरऑल अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जब स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की अवस्था आप प्राप्त करते हो तो अनंत आनंद, अखंड आनंद, अविरल आनंद के भाव में जी सकते हो। ऐसे में आप चाहे कोई भी काम करें वो फिर सहज हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। आपके कर्मों के क्षेत्र में भी ये अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए सहायक होगा। बस इतना ही कहते हैं कि रोज योग करें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इतना इंसाइटफुल, इतना इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम आज हुआ है और बहुत सारी जानकारी हमारे व्यूअर्स को मिली है। तो इतने आप बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से आपका फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके वैल्यूएबल समय के लिए। संतु निरामया, मे ऑल बी फ्री ऑफ डिजीज। इसी विचार के साथ नमस्कार, टिल वी मीट नेक्स्ट। थैंक यू।